अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका सिविल्स डेली के YouTube क्लासेस में। आज है दिन सैटरडे और आप सबको पता है सैटरडेज को हमारा थीम्स इनिशिएटिव प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है, जहां पे हम सीसैट, एथिक्स और कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस या फिर बर्निंग इश्यूज को हम ले आते हैं। आज आप देख रहे हैं एथिक्स का दूसरा लेक्चर। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए है क्योंकि जो हमारा पहला एथिक्स का लेक्चर था अबाउट बिलीफ एंड वैल्यूज, जो आप ऊपर देख रहे होंगे, बिलीफ एंड वैल्यूज लेक्चर को आप लोगों ने बहुत देखा है, बहुत कमेंट्स आए मुझे इससे रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच गाइज। उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स ऐसे भी थे जिनका ये कहना था, सर शुरू से शुरू करिए। मुझे भी कहीं लगा कि शायद शुरू से शुरू करना चाहिए। हमें सिर्फ कंसेप्चुअल भी हम आगे जाके बात करेंगे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ एवरीथिंग। आई अंडरस्टैंड बहुत लोग हैं जो जानते होंगे एथिक्स, ऑफ कोर्स लोग मेंस भी दे चुके होंगे, प्री भी दे चुके होंगे, लेकिन ये वाली वीडियो जो है थोड़ी सी अलग है। ये वाली वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा है शुरू से शुरू करते हैं। और एथिक्स क्यों है यूपीएससी का पार्ट, व्हाई यूपीएससी हैज इंक्लूडेड एथिक्स अपने, चाहे जो वो जीएस पेपर 4 के पार्ट में हो। तो आज की चर्चा यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई एथिक्स GS4 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूपीएससी, ये एक सवाल है। अगर इसका जवाब आपको भी पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, बहुत मजा आएगा जानने में आपकी क्या राय है इसमें। तरह तरह के लोगों पे तरह तरह की अलग अलग राय हैं। पहला हम समझेंगे कि व्हाई दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, ओके। यूटिलिटी क्या है एथिक्स की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये जो भी मामला था वो 2013 में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो यूपीएससी के इतिहास में, इस एग्जामिनेशन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि 2013 में मेजॉरिटी ह्यूमंगस चेंज हुआ था। सीसैट बीसी में आया था दोस्तों, ओके। जो हमारे ऐसे था, ऐसे पेपर में भी बदलाव आए थे। जीएस पेपर 4 को इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑप्शनल 2 से 1 रखा गया। बहुत सारे बदलाव आए थे और अटेम्प्ट भी ज्यादा कर दिया गया था, ठीक है। एस्पिरेंट सीरीज देखी है ना, वो याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी एथिक्स की, ठीक है। यूटिलिटी क्या है एथिक्स की, एथिक्स में तो है, मतलब एग्जामिनेशन में है यूपीएससी के, और लाइफ में इसकी क्या यूटिलिटी है, जीवन में क्या यूटिलिटी है, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में एक तो हम मेंस में देखते हैं जीएस पेपर 4 में, दूसरा हमारा इंटरव्यू में इसका मामला सामने आता है, ठीक है। और एक सही बात बताऊं तो हमारे हर आंसर में एक एथिकल व्यू दिखता है, क्योंकि हम एक प्रशासनिक सेवा के लिए ये एग्जाम दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एग्जाम दे रहे हैं, पब्लिक सर्विस के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो एक उससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन में, दैट व्हाई वाज दिस इंट्रोड्यूस्ड। जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, उसमें यह देखा गया कि एथिकल स्टैंडर्ड्स जो उस पोजीशन में है, लोग सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, यहां हम बात सिविल सर्वेंट्स की ही करते हैं, ठीक है। तो जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े से डाउन हो रहे थे, गिर रहे थे। जब हम गिर रहे थे की बात कर रहे हैं, डाउन होने थे की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, या तो वो बहुत प्रेशर में आके कुछ लोग जो करप्ट हो जा रहे थे, या फिर कुछ फैसले नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज हो जा रहे थे, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। सबके पास एक जैसी ही सोच की क्षमता हो ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। यही एक रीजन, कई सारे रीजंस में से एक रीजन ये भी था कि क्यों ना हम एथिक्स को भी इंट्रोड्यूस करें यूपीएससी के सिलेबस में, ताकि लोग पहले से ही जान लें कि क्या करना है, कैसे करना है,
समाज के साथ, सोसाइटी के साथ हमें कैसे पेश आना है, कैसे हम डेली रूटीन अपना फॉलो करेंगे ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे, उस पोजीशन की, उस कुर्सी की, उस पोस्ट की जो इज्जत आबरू है वो बनी रहे। ओके, ये एक रीजन हो सकता था। दूसरा ये था कि कुछ जो हमारे रिपोर्ट्स थे, गवर्नमेंट के कुछ बॉडीज से रिपोर्ट्स आने लगे थे। रिपोर्ट्स क्या आने लगे थे कि भाई, और लबासना से भी जो ट्रेनी थे हमारे वहाँ पे, और जो लोग सिविल सर्वेंट भी थे जो ट्रेन होके पोस्ट हो चुके थे, जिनकी जो पोस्टेड थे अलग अलग जगह, तो हर डिपार्टमेंट से, लबासना से भी कांस्टेंट फीडबैक आ रहा था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स जो क्लियर किए हैं, उनमें भारी मात्रा में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की कमी है। ठीक है, किसी में जरा भी नहीं थी, किसी में कमी है, किसी में है पूरी, लेकिन उन चीजों को एक बैलेंस्ड फॉर्म में देखने के लिए हम इसको इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, सो इट कुड बी, जरूरी नहीं कि सब में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे मेंशन की गई है कि द कंटेम्पररी सोसाइटी हैड विटनेस्ड डिक्लाइनिंग, ये जो वही चीज है सेम ऊपर लिखी गई है, द इंपैक्ट ऑफ करप्शन एंड ऑल। ठीक, सो इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पे कि द स्ट्रक्चर ऑफ एथिक्स पेपर इज इक्वल टू थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। अगर मैं यहां पे आऊं तो द स्ट्रक्चर ऑफ एथिक्स पेपर इज प्रीडोमिनेंटली, पहला सेक्शन जो है वो थ्योरी है, दूसरा सेक्शन प्रैक्टिकल है। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं यहां पे कि क्या एथिक्स पढ़ने से कोई ईमानदार हो सकता है? ये भी तो एक बात हो सकती है ना कि एथिक्स पढ़ने से अगर आप ईमानदार हो जाएं तो जितने भी लोग पढ़ाकू एक तरीके से हैं, जो सिर्फ पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, समझते नहीं है, मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो 250 में से तो 220 230 मार्क्स ले आने चाहिए उनको। एथिक्स पढ़ने से कोई समझदार होता है या नहीं होता है, इसका रिजल्ट नहीं पता चलता। ठीक है, वैसे भी एक जनरली किसी भी विभाग में एक बेहतरीन अप्रोच होनी चाहिए। किसी भी मिनिस्टर या बिजनेसमैन के दबाव में नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आनी चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है, सो ये एक्चुअली ये पेपर किताबी किस्म का नहीं है। ठीक है, अगर बुक पढ़कर एथिक्स आ जाता तो वही बात है कि मतलब पढ़ने वाले सबसे ज्यादा मार्क्स ले आते हैं इसमें। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बात है कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन से बेहतर है कि एक एथिकल पर्सन आईएएस बने। फिर से कह रहा हूं कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन अगर आईएएस बने, उससे बेहतर है कि एक एथिकल पर्सन, एथिकल पर्सन जो आईएएस बने। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि जो जिसकी आईक्यू ज्यादा हो, जो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा हो, वो एथिकल भी हो। ठीक है, अगर कोई इंसान एक, लेट्स से हम एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की बात लेते हैं कि बहुत तेज है काम करने में, तेज एज इन कि किसी भी सिचुएशन को समझने की शक्ति, किसी भी सिचुएशन में उसको काम करने की शक्ति बहुत सक्रिय है, तेज है, फास्ट है, ग्रैब कर लेता है कोई भी चीज। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एथिकल है। ठीक है, नैतिक मामलों में भी वो सक्षम है। ठीक, बहुत तेज होना भी कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है कंपनी के लिए, उस समाज के लिए। बहुत तेज होने का मतलब ये है कि आपके टाइम में, सिचुएशन में, क्या पता कि वो आपके कंपनी की फाइल्स भी इधर से उधर कर रहा हो, क्या पता कि आपका डेटा कहीं और ट्रांसफर कर रहा हो और आपको पता भी ना चले, आपका सिस्टम ही बदल दिया ऊपर से नीचे, आपको पता भी ना चले। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो लोग इंटेलिजेंट हों वो एथिकल भी हों, जरूरी नहीं। आमतौर पे हम एक आम जनरल बात करें, डेफिनेटली लोग होते हैं। ठीक है, सो दूसरी चीज ये है कि एथिक्स, बहुत लोग कहते हैं आप मेडिटेट करो, आप ये मेडिटेशन में जाओ, आप ध्यान करो, अध्ययन करो। तो क्या मेडिटेट करने से या फिर किसी चीज का अध्ययन करने से आप एथिकल हो सकते हैं? ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, सो बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। तो इसीलिए एक रीजन बना कि एक होलिस्टिक हम अप्रोच अपनाएंगे। और वो क्या अप्रोच होगी मैं अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, कि हम एक पैरामीटर डिस्कस करेंगे जहां पे हम एक पेपर कंडक्ट करेंगे ऑन बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल पार्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, देन यूपीएससी विल
बाइफरकेट और मे बी पिक सम एस्पिरेंट्स हियर, ठीक है। इसीलिए इंटरव्यू में बहुत मायने रखता है एथिक्स। कभी कभी जो मेंस जीएस के पेपर होते हैं उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम होते हुए भी लेकिन आप पास हो जाते हो मेंस में, ठीक है, क्योंकि आपका जीएस 3 ठीक रहता है, ऐसे ठीक रहता है। लेकिन इंटरव्यू में एथिक्स बहुत मायने रखता है। वो एक आखिरी स्टेज है जहां पे अगर आप डगमगाए तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि एथिक्स वो पेपर है, अगर ध्यान से समझ गए, सोच के समझ गए और प्रैक्टिकल केस स्टडी अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब कि ये बहुत स्कोरिंग होता है। और ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जहां पे आपके रैंक्स डिसाइड करते हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पे चलते। एक और बात मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा कि कभी कभी हम गलत इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमें शौक होता है गलत होने का। मतलब कि हमें कोई पिन पॉइंट करने वाला नहीं है, हमें कोई हमारी क्रिटिसिज्म करने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो हम कर रहे हैं वही सही है, लोग कुछ कह रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। इन मामलों के लिए भी एथिक्स बना गया है। इग्नोरेंस का जो मामला होता है ना कि आप बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, भले वो गलत हो रही हो, ठीक है। क्योंकि आप ये भी ध्यान रखिए कि जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, एक पब्लिक सर्विस में जब आप जाते हैं तो आपके साथ साथ लाखों लोग भी शामिल रहते हैं। आपका परिवार, 2 आदमी से होकर आपका परिवार लाखों लोग हो जाते हैं। आपके एक डिसीजन से उन लाखों लोगों की फैमिली पे असर पड़ता है। अगर आपने सही डायरेक्शन में डिसीजन लिया है, अगर आपने एथिकल होके, साउंड होके, एक रीजनिंग और बैलेंस्ड माइंड से आपने डिसीजन लिया है तो फिर उन लाखों लोगों की शायद और मदद हो सकती है, वो सोसाइटी, सामाजिक कल्याण हो सकता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। सो जल्दी से इसको हम समझ लेते हैं कि यूटिलिटी ऑफ एथिक्स इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है। जो अप्रोच की मैं बात कर रहा था वो अप्रोच यहां आएगी। 5 स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे। पहला है वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब जो हिंदी में कहा गया है, हिंदी का जो वर्ड है वो है मूल्य तटस्थता, ठीक। वैल्यू न्यूट्रलिटी का एक सिंपल सा मतलब ये होता है दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं क्योंकि एथिक्स में एग्जाम्पल से अगर कोई चीज़ें आप समझाएं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब यहाँ ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल अपने टीचर से बोलता है कि जाइए आप लोग अपने अपने क्लासरूम्स की मार्कशीट लेके आइए, ठीक है। मार्कशीट ले आएंगे और उससे पता चलेगा कि अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में और जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में, जो कमज़ोर हैं उनको स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। मे बी शायद उनको किताब मुहैया कराई जाएगी, उनको स्पेशल ट्यूशन दी जाएगी, उनको और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वो थोड़े से ऊपर हो सकें। लेकिन उसमें से कुछ टीचर अगर ये जानते हुए भी कि मेरी क्लास अच्छा नहीं कर रही है, फिर भी अपना नंबर आगे बढ़ाने के लिए उस क्लास की जो रैंक है, उस क्लास के जो बच्चे, उन सबको अपने सबको अच्छा दिखा दिया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है क्लास का, और ये बात जानते हुए भी कि लगभग 40% ऑफ बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं, तो ये एक वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात आती है। ये अनएथिकल है टीचर के मामले पे, तो ऐसा ना हो इसलिए इस अप्रोच की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर इमोशन के भाव में या फिर बायस होके किसी डिसीजन का कोई डिसीजन ले रहा है, या फिर ऑपरेशन थिएटर में इमोशनल मतलब इमोशंस बह जाएं उसके, या फिर बायस होके वो ट्रीटमेंट करे, तो ये वैल्यू न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। जो हमारे सोशियोलॉजी में कहा गया है ऐसा कि वैल्यू न्यूट्रलिटी, ठीक है, अगर आप जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको न्यूट्रल होना पड़ता है समाज में। जब आप कोई भी रिसर्च करते हो या एनालिसिस करते हो तो उनको बायस नहीं होना पड़ता है, न्यूट्रल होके सारा चीज़ें फैसला लेना पड़ता है। जैसे कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिए हैं जो कि वैल्यू न्यूट्रल हैं, ना कि किसी के पक्ष में आके, ना ही विपक्ष में आके। आई होप ये सब आप समझ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं आपको बात बताता हूं। जैसे मैं वेजिटेरियन हूं, ओके,
सो ये एक मेरी मूल्य है, वैल्यू है, मैं मुझे अच्छा लगता है ये, ठीक है। दिस इज हाउ द अपब्रिंगिंग इज। लेकिन अगर मुझे कोई सामने, अगर मेरे कोई सामने है वो दूसरा पर्सन, वो एक नॉन वेजिटेरियन है और मुझसे ये कह रहा है कि अरे अरे तू खा ले, तू खा ले, कोई कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तू खा ले, कोई दिक्कत नहीं। सो इट्स लाइक कि वो इम्पोज कर रहा है अपने वैल्यूज को मेरे वैल्यूज पे, ठीक है। यहां पे वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं हुई। जैसे क्या होता है कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा दया आती है बकरों के ऊपर जब बकरीद होती है, ठीक है, कि आज तो बकरों की बलि चढ़ रही है, सबसे ज्यादा दया उसी दिन है। जैसे वैसे ही मुस्लिम्स को सबसे ज्यादा पटाखों की आवाज दिवाली पे ही सुनाई देती है, सबसे ज्यादा प्रदूषण दिवाली पे ही होता है, ठीक है। तो हम उस समय क्या कर रहे हैं, हम न्यूट्रल नहीं है, हम वैल्यूज की न्यूट्रलिटी को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी वैल्यूज को लेकर इतना जिहादी मत बनिए, इतना कठोर मत बनिए कि कोई नई बात आप सीख ना पाए, ठीक है। सो जो भी अगर आप बचपन से सीखते आ रहे हो तो आप एक तार्किक माइंडसेट, आप फिगर्स एंड फैक्ट्स के हिसाब से जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी बोल रहा है और आप उस भावना में बह गए। सो देयर हैज टू बी सम फैक्ट्स एंड फिगर बिहाइंड इट। ये होता है वैल्यू न्यूट्रलिटी। रीजनिंग ब्रेन, एक रीजनिंग माइंडसेट होना चाहिए था। रीजनिंग ब्रेन मतलब कि सोचने समझने की आपकी सही शक्ति। अगर आप अच्छे से समझेंगे, सोचेंगे समझेंगे किसी भी मुद्दे को लेके, किसी भी मामले को लेके, तो आप एक बेहतर जजमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग अप्रोच, ये जो बैलेंसिंग ब्रेन है, बैलेंसिंग माइंडसेट का टोटल मुद्दा ये है, टोटल मतलब ये है कि अगर आप लेट्स से कि होमोसेक्सुअलिटी को ले लेते हैं, ठीक है, तो समाज संतुलन से चलता है, ठीक है, ना कि लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड मतलब एक तरफा, ठीक है, एक तरफा झुका हुआ। तो होमोसेक्सुअलिटी में भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस था। उन्होंने अपने जजमेंट में यही कहा था कि हम उसी समाज को सबसे ज्यादा सभ्य समाज मानेंगे जो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्पेस दे, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम का, जब तक कि उसका स्पेस समाज, और जब तक कि उसका स्पेस समाज के स्पेस से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता हो। ये बात अपनी सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में होमोसेक्सुअलिटी में कही है, ठीक है। सो एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए किसी चीज का। जरूरी नहीं कि आप बायस्ड हों, और एथिक्स में कभी भी आंसर 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। एक जिसकी अभी हम बात करेंगे कॉन्टिनम अप्रोच, अब वो आएगा, ठीक है। तो कॉन्टिनम अप्रोच क्या होता है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। कॉन्टिनम अप्रोच को समझने से पहले हम डाइकोटमी समझ लेते हैं। बहुत सारे ये डाइकोटमी टर्म्स आता रहता है, न्यूज़पेपर में आता है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे आता है, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में डाइकोटमी आता है। देखिए, डाइकोटमी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांटकर देखना, उसकी आदत एक तरीके से आप लगा लीजिए, ठीक है। जैसे कोई आदमी है, वो हर आदमी में यही देखेगा कि ये बुरा भी है, ये अच्छा भी है, ये देखेगा कि वो कायर भी है लेकिन बहादुर भी है, ठीक है। कंफ्यूज रहेगा, मतलब किस एंगल पे मैं जाऊं उसके, ठीक है। तो एक ही चीज को दो परव्यू से आप देखें तो उसको डाइकोटमी कहते हैं, ठीक है। सो जैसे एक कहावत है कि लोग अपने लिए वकील होते हैं, दूसरों के लिए जज होते हैं। अपने लिए लोग सेफ खेलते हैं और दूसरों पर टिप्पणियां करते हैं ढेर सारी, ठीक है। तो यही मामला आता है डाइकोटमी का। सो बेसिकली डाइकोटमी के माइंडसेट से एथिक्स को नहीं समझा जाता, ठीक है, क्योंकि जब आप कंफ्यूज रहोगे कि उस मुद्दे में क्या है, इस मुद्दे में क्या है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं उधर आग लगी है और उधर दंगा हो रहा है, मैं किधर जाऊं। अगर आप कंफ्यूज रहोगे कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जब आप कंफ्यूज रहोगे कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, रुको मैं किताब खोल के देखता हूँ हिस्ट्री में किसी ने अगर ये इस पे एक्ट किया है तो क्या किया होगा, ठीक है। पूरे शहर में अगर लाइट चली जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं एसडीएम हूँ शहर का, और पूरे शहर में अगर दंगा हो रहा है तो फिर मैं किताब खोल के देखूंगा कि मेरे से पिछले वाले जो थे वो क्या करके गए थे। तो एक जरूरी नहीं कि आप एक्सट्रीम स्टेप पे जाओ, ठीक। तो आप बैलेंस्ड, जैसे मैंने कहा, बैलेंस्ड माइंडसेट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूम अप्रोच होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूम अप्रोच का मतलब यहां ये है कि
कोई भी चीज यहां पे अच्छी बुरी नहीं होती है, ठीक है। एथिक्स में नथिंग, एथिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, एथिक्स इज नॉट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज नॉट एथिक्स, ओके। मैथमेटिक्स में 100% आंसर करेक्ट होना चाहिए तभी मार्क्स मिलेंगे। एथिक्स में एज मच एज क्लोजेस्ट पॉसिबल आपको जाना पड़ेगा सॉल्यूशन के, ठीक है। तो ये जो दूरी है, अच्छाई से बुराई के बीच में जो दूरी है, ये है कॉन्टिन्यूम अप्रोच। उल्टा भी कर सकते हो आप, बुराई से अच्छाई, ये होती है कॉन्टिन्यूम अप्रोच, ठीक है। कि कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन 100% सही नहीं होता है यहाँ पे, तो हम कॉन्टिन्यूम अप्रोच लेते हैं, मतलब कि मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता क्या होता है, ठीक है। एक और कंसेप्ट यहां खुल के आता है, स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस। स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस बहुत ही जबरदस्त अप्रोच है, जरूरी नहीं कि सिविल सर्वेंट्स में ही हो। ये स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस कुड बी इन एनीबडी। जैसे अभी सोनू सूद का आप एग्जांपल ले लीजिए, माइग्रेंट्स वर्कर को उन्होंने कितनी मदद की, ये पब्लिक सर्विस की स्पिरिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्मिता सबरवाल जी को ले लीजिए, जो खुद एक IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, फंड योर सिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ई श्रीधरन का एग्जांपल ले लीजिए, जो कि मेट्रो मैन कहते हैं। उनके रहने में दिल्ली में कब मेट्रो बन गई पता भी नहीं चला, लोगों को, रेसिडेंट्स को मतलब दिक्कत भी नहीं हुई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे MG रामनियकम। बेसिकली इन्होंने अपने शोल्डर पे, जितने भी केरला फ्लड के टाइम की मैं बात बता रहा हूं, इन्होंने अपने कंधे पे चावल के बोरे खूब ढोए, बहुत ज्यादा ढोए थे, ठीक है। इनका नाम बहुत पॉपुलर हुआ था, ठीक है। ये पब्लिक सर्विस है एक तरीके की, ठीक है। ढेर सारे, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, ये लोग पैंडेमिक में जी जान लगा के पब्लिक के लिए काम कर रहे थे, ये होती है पब्लिक सर्विस। तो इस वजह से भी इंक्लूड किया जाता है एथिक्स को यूपीएससी में, और सिविल सर्वेंट्स में ये चीज़ होनी चाहिए, इसीलिए ये टेस्ट होता है, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, इससे रिलेटेड है, वाई एथिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूपीएससी। ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, ये नोटपैड था जहां पे हम डिस्कस कर सकते थे, ठीक। अब जो टॉपिक हम समझेंगे वो है सिलेबस से रिलेटेड, ओके। सो जो पूरा टॉपिक है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक थियरी और एक केस स्टडीज, ओके। जो थियरी पार्ट है, और ये 50% ऑफ द टॉपिक है, ठीक है। GS4 का मैं आपको बता रहा हूं, और ये 50% ऑफ द टॉपिक है, ठीक। यहां पे आप नोट कर सकते हो, जो नंबर 1 है थियरी पार्ट, आपके पूरे टॉपिक में से 1 to 7 में 1 है, वो सबसे पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन, ओके। इंट्रोडक्शन, फिर आपका आएगा एटीट्यूड, यहां पे इंट्रोडक्शन लिख ले रहा हूं मैं, ओके। यहां पे आएगा एटीट्यूड दूसरे में, ठीक है। और तीसरे में आएगा एप्टीट्यूड प्लस वैल्यूज। चौथा जो है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम EI कहते हैं। पांचवा जो है फिलॉसफी ऑफ एथिक्स। फिलॉसफी ऑफ एथिक्स ये इंडियन और वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड है, ये ओपन एंडेड है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इमानुअल कांट के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ये जो हमने अभी डिस्कस किया था पीछे, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगी प्रोबिटी प्लस गवर्नेंस प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जो 7 पॉइंट आएगा वो आएगा ई गवर्नेंस और करप्शन, ओके। ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपके थियरी में आएंगे। 8वां जो है वो है आपका केस स्टडीज, ठीक है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला जो है सब्जेक्ट वो है साइकोलॉजी। मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसके साइकोलॉजी से जुड़ते हैं, मिलते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है, और इसमें भी सोशल साइकोलॉजी आती है। दूसरा जो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा इसके चैप्टर्स लिए गए हैं वो है फिलॉसफी, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबैड। और चौथा जो है वो है सोशियोलॉजी। फैमिली से रिलेटेड और किन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है वो आई थिंक वो 1 में आएगा, आपके 1 इंट्रोडक्शन में, उससे रिलेटेड, ठीक है। केस स्टडी जो है वो मुख्यतः प्राइमरली सबसे ज्यादा आती है टॉपिक नंबर 6 से।
टॉपिक नंबर 7 से, टॉपिक नंबर 3 से, फिर 2 से और 4 से, ठीक है। टॉपिक 6, 7, 3, 2, 4 मैं आपको सीरीज वाइज बता रहा हूँ, ओके। तो ये है मामला। अगर मैं इसको आगे करूँ तो ठीक है। तो ये टॉपिक्स है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। और ये टॉपिक्स है हमारे इन सब्जेक्ट्स से निकाला गया है एथिक्स के थियरी पार्ट का टॉपिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ मेंशन किए हुए हैं और मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस में आते हैं, ठीक है। केस स्टडीज जो है बेसिकली आपकी आती है 6 से, जो कि पबैड, 7 से जो कि हमारा करप्शन और ई गवर्नेंस है, 3 से जो कि एप्टीट्यूड वाला है, ठीक है, और 2 और 4 से थोड़ा मोड़ा आ जाता है। हालांकि होलिस्टिकली वो पूरा क्वेश्चन आता है, आपको मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन प्रीडोमिनेटली ये सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कीवर्ड्स हियर। सो एटीट्यूड, वैल्यू, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। एटीट्यूड हमारा टॉपिक 2 का हिस्सा है, वैल्यू टॉपिक 3 का हिस्सा है, कॉन्शियंस टॉपिक 6 का हिस्सा है। इन सब के बारे में अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक क्रक्स होगा, ठीक है। क्रक्स में आपको बताऊंगा क्या होता है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वैल्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्शियंस। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो एक होता है ना समरी होनी चाहिए, तो समरी मैं आपको बताऊंगा आपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि आप तब हम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जा सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। और आपके लिए एक्चुअली मैंने कुछ ढूंढ के रखा था, सो दैट मैं सोचा आपको इन्फॉर्म करूं, आपको बताऊंगा, क्योंकि एथिक्स में जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी ही चीजें सामने आती हैं और आउट ऑफ द टॉपिक भी चीज, नॉन एकेडमिक चीज भी हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो किसी ने कहा है कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, अगर चाहे जिंदगी में सब हार भी जाए मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, ठीक है। आई होप ये जुमले समझ में आए होंगे आपको। सो दिस इज द एंटायर क्रक्स ऑफ द व्हाई यूपीएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड एथिक्स इन आवर कोर्स, इन द सिलेबस। इन केस कोई क्वेश्चन होगा, प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट हियर। और ये हमारे यूट्यूब क्लासेस हैं जहाँ पे आप डेली सुनते आ रहे हैं ओपेड एडिटोरियल एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, एक्सप्लेनर एंड बर्निंग इश्यूज, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए कि वीकेंड्स पे भी हमारे बहुत डिफरेंट और यूनिक प्रोग्राम्स आते हैं। सो हिट द बेल आइकॉन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड देन यू कैन स्टार्ट इंटरैक्टिंग विथ अस, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले सेशन में, जो मैंने प्रॉमिस किया है उसी पर टॉपिक लेके आऊँगा। सो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन ये कैसा था, और बेस्ड ऑन योर कमेंट एंड सिनेरियोज हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.